हाय गाइस। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थर्ड और फोर्थ यूनिट को। बिकॉज फोर्थ यूनिट में क्वेश्चंस और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो हम एक सिंगल ही वीडियो में दोनों को कवर कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, एज वी ऑल नो, इज़ द अमाउंट जो कि हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो cost of capital is the rate of return required by investors for providing capital to the company। वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि हम इन्वेस्टर्स को उनकी कैपिटल पे, यानी कि उन्होंने जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करी है उस पे देते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हम 3 पॉइंट्स में समझ लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कि हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि जहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो प्रॉफिटेबल है नहीं है, फीजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगेगी और ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। सेकंड, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। क्यों? हम जब एक फर्म को या फिर एक प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से समझेंगे, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें कौन से तरीके की फाइनेंसिंग मिक्स रखने चाहिए। थर्ड है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और क्या काम होता है कि आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉफिटेबल है या फाइनेंशियली किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, ये चेक करने में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे हम 4 पॉइंट्स में समझ लेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम किस तरीके से कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर, बिकॉज इसमें फॉर्मूलाज भी इन्वॉल्व होते तो हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न दैट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई कॉस्ट कंपोनेंट्स। कॉस्ट कंपोनेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी कंपनी का इक्विटी कितना है, डेट कितना है, प्रेफर्ड स्टॉक्स कितने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। बहुत क्विक ले जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट फॉर्म जो आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें बोलते हैं के। कॉस्ट ऑफ डेट को बोलते हैं के, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स को बोलते हैं के। नेक्स्ट है हमारा वेट ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट को हम चेक करेंगे, उसको मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शंस। मार्केट में जो वैल्यू प्रोपोर्शंस अवेलेबल है उनके बेसिस पे हम इसको वेट करेंगे। लास्टली हमारा फॉर्मूला आ जाता है। इफ़ यू वांट टू लर्न इट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन हम कैसे लें? कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन पहले तो होता क्या है कि हमारा जो कैपिटल है कंपनी का, उसमें कितना डेट है, कितनी इक्विटी है, किस किस तरीके के फाइनेंसिंग सोर्सेज हमारे पास, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या होता है? ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना। डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। जब हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास क्या हमें कितना रखना चाहिए, डेट और इक्विटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर की कंसिडरेशंस। हम जो भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रख रहे हैं उसमें हमें क्या कंसिडरेशंस लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क। हमारा बिजनेस, उसमें रिस्क कितना ज़्यादा है कितना कम है ये चेक करना पड़ेगा। हमारी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग चेक करनी पड़ेगी। अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हमें डेट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टैक्स कंसिडरेशन। हमें टैक्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। जो इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो जो है टैक्स से डिडक्ट हो जाता है, यानी कि हम उसको हमारे बैलेंस शीट में लॉसेस में शो करते हैं तो हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो हम टैक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है कि अगर हम आज मार्केट में खड़े हो जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए तो हम कितना ईजिली उसको रेज कर सकते हैं। दिस इज़ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे प्रोजेक्ट की फ्यूचर फाइनेंसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है ये हमें चेक करना होगा। नेक्स्ट है मार्केट कंडीशंस। हमें बिफोर मेकिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त मार्केट में किस तरीके की कंडीशंस चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स का क्या हाल है, मार्केट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, एंड ऑल दो स्टफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिग्लियानी मिलर थ्योरम।
इसकी डेफिनेशन क्या है? द थ्योरी दैट इन अ परफेक्ट मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट। ये एक अजीब से नाम वाली थ्योरी है बिकॉज इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस, बट स्टिल इसका प्रोनाउंसिएशन है मॉडिग्लियानी मिलर थ्योरम। तो क्योंकि इसका नाम ही अजीब है तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इनका कहना है कि अगर परफेक्ट मार्केट है, अगर मार्केट में सब सही चल रहा है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर ही इररिलेवेंट है। अब जैसे इनका नाम बिना सिर पेट का था, आई एम सॉरी बट स्टिल आई डोंट फाइंड अ प्रॉपर वे टू प्रोनाउंस दैट। सो खैर, मुझे थ्योरी भी थोड़ी सी इररिलेवेंट ही लगी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है इसमें? विदाउट टैक्सेस कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट फर्म वैल्यू। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो। विद टैक्सेस डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स इंक्रीजिंग फर्म वैल्यू। अच्छा, डेट हमने पढ़ा कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा रिस्क वाला है तो हमें डेट कम रखना चाहिए क्योंकि हम लॉस में चले जाएंगे, राइट। बट यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि अगर टैक्सेस ज़्यादा है ना, टैक्सेस बहुत हाई है, तो हमारा कैपिटल जितना ज़्यादा डेट में होगा उतना ही हमें बेनिफिट होगा क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका टैक्स से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बात है कि अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो डेट फाइनेंसिंग हमारी कंपनी की वैल्यू को बढ़ा सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन थ्योरीज, 3 तरीके की डिसीजन थ्योरीज हैं यहाँ पर। ट्रेड ऑफ थ्योरी बैलेंसेस टैक्स बेनिफिट्स ऑफ डेट विथ बैंक्रप्सी कॉस्ट। ट्रेड ऑफ थ्योरी में क्या है? ये टैक्स बेनिफिट जो डेट से हमें मिल रहा है उसको और बैंक्रप्सी कॉस्ट को मिला देती, इक्वल कर देती है, बैलेंस कर देती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये क्या है? फर्म्स प्रेफर इंटरनल फाइनेंसिंग देन डेट देन इक्विटी। फर्म्स जो है वो इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं वही आपस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उसको ज़्यादा प्रेफर करती है। उसके बाद वो डेट को प्रेफर करती है एंड देन इक्विटी। देन है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में क्या है? कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। इसमें मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। ये 3 डेफिनेशंस थी, थ्योरीज थी आएंगी, ये हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, ऑप्टिमम का मतलब ही है कुछ अच्छा, कुछ परफेक्ट। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है। द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेज अ फर्म्स वैल्यू, जो फर्म की वैल्यू को बढ़ाता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है हमने शुरू में पढ़ा था, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न है जो कि हम हमारे इन्वेस्टर्स को देंगे, तो दैट समथिंग जो हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपकी फर्म की वैल्यू को बढ़ा रहा है, अलॉन्ग विद दैट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसिडरेशंस फॉर अचीविंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमने पढ़ तो लिया ये कुछ अच्छी चीज़ होती है, पर इसमें हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, मिनिमाइज WACC। ये हमने पहले मतलब हमने सेकंड थर्ड साइड में पढ़ा था, बट यहाँ पर इसको इस क्यों मेंशन कर रहा है? हमें मिनिमाइज़ करना है इसको। कैसे मिनिमाइज़ करना है? हमें डेट और इक्विटी को बराबरी से लेके चलना है, कुछ ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। देन सेकंड क्या पॉइंट इन्होंने हमें बताया? मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू, हमें फर्म की वैल्यू, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, हमें फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लास्ट है हमारा कंट्रोल, हमारा कंट्रोल जो है वो डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर्स होता है? तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन में हम बोल रहे हैं लिमिट्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। रिस्क मिनिमाइजेशन में क्या होगा? आपका रिस्क कम हो जाएगा तो फाइनेंशियल जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है वो कम हो जाएगा। सेकेंड है हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लोअर कर दोगे तो वो कॉस्ट एफिशिएंट बिजनेस बन जाएगा। थर्ड है आपका सिंप्लिसिटी, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप फ्यूचर में कैसी भी कंडीशन आए बट स्टिल आप फ्लेक्सिबल हो, आप अडेप्टेबल हो अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस को लेकर।
कंट्रोल, आपका कंट्रोल जैसे कि हमने पहले पढ़ा डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपका मैनेजमेंट सही चलता रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो, कैपिटल इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जिससे आप प्लान कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो फर्म के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल को, उसको बोलते हो आप कैपिटल बजटिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने हमें 4 बताए हुए हैं। लॉन्ग टर्म फोकस इन्वॉल्व्स लार्ज एक्सपेंडिचर्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। लंबी टाइम के लिए जब आप बड़े बड़े एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसको आप बोलते हो लॉन्ग टर्म फोकस। बहुत लंबे टाइम के लिए आप फोकस कर रहे हो। हाई रिस्क डिसीजंस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार, अब वो बिजनेस मार्केट में बस लॉन्च हुआ ही है, वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, नुकसान वाला भी हो सकता है, तो रिस्क बहुत आया है इसमें। इरिवर्सिबली वंस यू हैव इन्वेस्टेड, आपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो, तो इरिवर्सिबल है। इम्पैक्ट ऑन फर्म्स फ्यूचर, या आपके फर्म के फ्यूचर पे पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में। अब क्योंकि हम इतनी ज्ञानाबाटी इस बात पे कर ही रहते, तो ऑब्वियस उसकी प्रोसेस होती है। 5 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडिया जनरेशन। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आइडिया जनरेशन में आप क्या करो, आप वो जगहें सर्च कर रहे हो जो पोटेंशियल है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको आगे फ्यूचर में जाके बेनिफिट हो। सेकेंड, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन। आपने आइडिया जनरेट कर लिया कि भाई आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन जब आपने ढूंढ लिया ना, अब आप उसको प्रॉपर तरीके से इवेल्यूएट कर रहे हो और क्या मेथड्स हैं जिनसे आप वहाँ पर बजटिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसको इवेल्यूएट करते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। आपने उसको जितने कि आपके पास ऑप्शन थे उन्हें इवेल्यूएट भी कर लिया, देन आप उन्हें सिलेक्ट कर रहे हो कि बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा आपके पास। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। वंस आप समझ गए कि हाँ ये वाला सबसे बेस्ट है, तो अब आप अपने सारे रिसोर्सेज को वहाँ ले जाओगे और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दोगे। लास्ट स्टेप है आपका मॉनिटर एंड रिव्यू। जो कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी पढ़ते हुए रहते, असेस करना है, फिर गोल सेट कर रहे, यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि आपको आइडिया जनरेट करना है, फिर प्रोजेक्ट इवेल्यूएट करना है, फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्टली आप उसको मॉनिटर और रिव्यू करोगे। अब आ जाते हैं हमारे भारी टॉपिक्स। भारी टॉपिक्स क्यों? क्योंकि सब में कि आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, बाकी ऐसे कुछ डिफ़िकल्टी है, बहुत इजी से फॉर्मूलाज हैं, यू कैन लर्न दैम। है तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है पे बैक पीरियड मेथड्स। पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो टाइम जो कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको रिकवर करने के लिए चाहिए, उसको आप बोलते हो पे बैक पीरियड। अब इसका मेथड क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। एनुअली आपके पास कितना कैश आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आप डिवाइड कर दोगे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। प्रोज क्या है? सिंपल है। प्रोज का मतलब बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इफ समबडी डजंट नो। तो प्रोज क्या है? ये सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। कॉन्स क्या है? इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था वो, और कैश फ्लो को ये अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आपके एवरेज एनुअल प्रॉफिट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ में रेशियो निकल के आता है, उसको आप ARR बोलते हो, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आपका जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसका एवरेज निकालना है आपको, तो वो आप कैसे निकालोगे? आप एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो आपको एनुअल प्रॉफिट हो रहा है, उसका एवरेज निकालोगे और उसका प्रोपोर्शन आप चेक करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। प्रोज क्या है इसका? ईजी टू कैलकुलेट होता है और कंसिडर्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करता है। कॉन्स क्या हो जाएंगे?
अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देगा और कैश फ्लो पैटर्न्स को इग्नोर कर देगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV मेथड क्या है? तो द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उनके साथ का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता चलता है NPV से। ये आप कैसे निकालोगे? नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसकी? कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वाओ, अब ये यहाँ फाइनली ये आया और बोल रहा है कि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कदर करता हूँ। कॉम्प्रहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट, आप इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी मेजर कर सकते हो। रिक्वायर्स एक्यूरेट एस्टिमेट, ये कौन सा है? रिक्वायर्स एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ डिस्काउंट रेट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं कि ये मेथड से टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी निकलती है, कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत एक्यूरेट, बहुत स्पेसिफिक डाटा चाहिए होगा इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। ये क्या होता है? द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। वो डिस्काउंट रेट जो किसी भी NPV का इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर देता है। इसका नीचे हमने वो लिखा हुआ है फॉर्मूला, रोज पढ़ लेते हैं। कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ईजी टू कंपेयर होता है विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर ROR मिल गया है तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो। कॉन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेट करने में, मेक इज मल्टीपल IRRs और नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। देखो 4 चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, इन सब के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स। डेफिनेशन के लिए तो आपको फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं हो पाएगा। पर प्रोज के लिए शुरू के जो 2 हैं यानी कि आपका पे बैक पीरियड मेथड और एवरेज ROR या ARR जो है, वो दोनों आपकी ईजी टू कैलकुलेट है, पर दोनों में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर किया जा रहा। और लास्ट के जो 2 हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर तो कर रहे हैं पर कॉम्प्लेक्स हैं। तो वाइस वर्सा हो गया चारों में। ठीक है, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।